हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनसान क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जो संज्ञा नाम से है। तो आज हम लोग संज्ञा देखेंगे। ठीक, तो क्या देखेंगे? संज्ञा। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, संज्ञा स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे संज्ञा का परिभाषा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा अगर एक बना दिया जाए तो किताब में कैसे परिभाषा बनाएंगे इसको? जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा भी एक प्रकार का क्या है? पद है। क्या है? पद है ना। जैसे अगर कहा जाए किसी, आपको पता है, इसके पहले हम बता चुके हैं पद किसे कहते हैं। पद यानी शब्द, या इसे शब्द कहो या पद कहो। तो संज्ञा जब बना होगा किसी शब्द या फिर पद के मिलने से ही संज्ञा बना होगा ना। तो अगर देखा जाए जो ये पद है, शब्द है, अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे इसको? पद को। क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिखते पहले, मोहन घर जाता है, तो इस पूरे वाक्य में अगर देखा जाए तो कई शब्द मिलने से वाक्य का निर्माण हुआ है। कई शब्द के मिलने से वाक्य का निर्माण हुआ है। तो ये जो वो शब्द है, शब्द को ही हम पद कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? अगर हम किसी, जैसे इसमें मोहन घर जाता है अलग लिखें, मोहन लिखें या फिर घर लिखें, फिर इसके बाद क्या है? जाता, ऐसे। अब इसको हम स्वतंत्र रूप से जब प्रयोग करेंगे तो ये पद कहा जाएगा। जब हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो पद कहा जाएगा। बस अंतर क्या है शब्द और पद में? शब्द जो है ये भी स्वतंत्र होता है, पद जो है ये भी स्वतंत्र होता है। इन दोनों का प्रयोग जब हम एक क्रम से कर देंगे, वाक्य बना देंगे, तब क्या कहा जाएगा? वो पूरा सेंटेंस क्या है? वाक्य कहा जाएगा। तब वो क्या कहा जाएगा? कि पद। और हाँ, इसके पहले अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारा हिंदी पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है। अगर कहा जाए तो हम 3 तरह से स्टार्ट करते हैं हिंदी। 3 तरह में क्या? जैसे थर्ड, जब पहला भाग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट भाग जब स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से, वर्ण से। और दूसरा जब स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पद से स्टार्ट करेंगे। इसके पहली क्लास में हम वर्ण को पढ़ा चुके हैं, अब हम पद पे चल रहे हैं। पद के बारे में देखेंगे। हाँ, पद से यानी पद के भेद देखेंगे। पद के भेद देखेंगे जिसमें क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यहां से शुरू होता है। ये कहां शुरू होता है? ये संज्ञा से शुरू होता है क्लास। और ये जो है, ये तीसरा भाग, ये स्टार्ट होता है अलंकार से। रस, छंद, अलंकार, यहां से स्टार्ट होगा ये। तो ठीक, आज हम करेंगे पद का क्या? वर्गीकरण। क्या करेंगे? पद का वर्गीकरण करेंगे। पद जो शब्द होता है, शब्द यानी कि पद, इसका जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे शब्द या पद का, पद
शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये हम पहले देखेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं कि नहीं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अब हम ये देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहेंगे। विकारी शब्द किसे कहेंगे? विकारी शब्द हम उसे कहेंगे जैसे जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाए। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल इनसे क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। काल से परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए और क्या कहा जाएगा? और विकारी शब्द कहा जाएगा। और लिंग लिंग लिंग, वचन, कारक और काल से परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अविकारी शब्द। क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे, उसे कहते हैं। मान लो तो शब्द यानी पद को हम दो भागों में बांट दिए हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी किसे कहेंगे? लिंग, वचन, कारक और काल से परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। और अविकारी किसे कहेंगे? जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। यदि अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये विकारी क्यों है? जैसे हो गया लड़का, लड़का हुआ, लड़का को हम परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं? इसको हम लड़का से लड़की भी बना सकते हैं। तो ये जेंडर चेंज हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया कि नहीं? और अगर वचन कहा जाए तो लड़का एक वचन है, तो इसको हम परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं? लड़के भी कर सकते हैं। लड़के ये बहुवचन बन गया, बना कि नहीं? इसका मतलब ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक। और इसमें क्या आएगा? इसमें अविकारी। अविकारी का मतलब ही होता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम नाम दे सकते हैं, क्या? अव्यय नाम दे सकते हैं। अव्यय, जितने भी अव्यय आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द में आ जाएंगे, ठीक। जैसे और अविकारी शब्द है कि नहीं? और हो गया, यथा हो गया, या फिर या हो गया, अथवा हो गया, ये सब अविकारी शब्द है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब हम चलेंगे कहां? चलेंगे संज्ञा के ऊपर। संज्ञा के भेद को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संज्ञा के भेद, जिसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। संज्ञा के भेद। बहुत समय पहले संज्ञा के सिर्फ दो ही भेद हुआ करते थे। कितने भेद? बहुत समय पहले, जब आधुनिक से भी पहले, संज्ञा के कितने भेद थे? संज्ञा के सिर्फ दो भेद थे। एक भेद जो है अर्थ के आधार पर देखा जाता था और एक व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाता था। एक किसके आधार पर देखा जाता था? एक अर्थ के आधार पर और एक व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दो भेद हुआ करते थे। एक अर्थ के आधार पर देखा जाता था, एक व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाता था। अगर कहा जाए अर्थ के आधार पर कितने भेद माने जाते थे, तो अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद माने जाते थे और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद माने जाते थे? व्युत्पत्ति के आधार पर इसको हम
तीन भागों में देखेंगे। पहले माना जाता था, और अगर अर्थ के आधार पर हम देखेंगे तो ये कौन कौन से हैं? पांच भाग। पांच भाग कौन कौन से हैं? तो अब इसमें आएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक। अब इसमें आएगा क्या? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्या? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और क्या बचता है? भाव, भाववाचक संज्ञा। ये हो गया अर्थ के आधार पर। और व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होगा? ये होगा एक गणना के आधार पर, मतलब एक गणनीय होगा और एक अगणनीय होगा। एक गणनीय होगा, एक अगणनीय होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? पहले तो आएगा इसमें भी एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा आएगा गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, और आएगा अगणनीय संज्ञा, अगणनीय, अगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, मतलब कोई विशेष होगा तो उसके बारे में बताया गया है। और गणनीय संज्ञा, इसमें ऐसी संज्ञा आएंगी जिसका गणना किया जा सके, 1 किलो, 2 किलो, 1 तिहाई, 2 तिहाई, ऐसे सब। और अगणनीय संज्ञा जिसमें जैसे कुतुआ में चलता है, देहात में लोग कहते हैं ना, एक कुतुआ में, ऐसे ही बिना मतलब तौले ही दे दो समझ बूझ के, ठीक, वो अगणनीय संज्ञा है, इसमें आएगा। तो ये हो गया संज्ञा के भेद किसके आधार पर? एक अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। ये तो आधुनिकता से भी पहले का ये वर्गीकरण है। अब हम देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद। किसको देखेंगे? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। आधुनिक, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। अब हम ये देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। और कौन कौन से हैं इसको भी देख लो। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद में एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आएगा। एक आएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। और हम जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांट देंगे। इसको भी किसमें बांटे? किसमें? कहा गया ये? इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। एक होगा द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होगा समुदायवाचक संज्ञा। क्या होगा? एक होगा समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, और एक होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, ये हो गया आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर
संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हम देख लिए हैं। अब हम चलेंगे किसके ऊपर? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे चलेंगे। अब बात करेंगे किस पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें लगता है कि आप लोगों का बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा संज्ञा का, ठीक। और हिंदी पढ़ने का भी तरीका पता चल गया होगा, कैसे हिंदी पढ़ा जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं और एक पोर्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे रस छंद अलंकार से, और दूसरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? संज्ञा सर्वनाम, मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच पूरे चलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब। और यदि बात कहा जाए, लेकिन हाँ, जो विकारी शब्द और अविकारी इसके पहले हम पढ़े थे, इसको थोड़ा हम ध्यान ही नहीं दिए। जो यहाँ पे हम विकारी और अविकारी पढ़े थे ना, अविकारी जो पढ़े थे, इसको या तो हटा दो, हम बता रहे हैं उसको कहां से। ये विकारी और अविकारी पढ़े थे ना, जब हम विकारी और अविकारी पढ़े थे, इसमें हम ये नहीं देखे थे कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें क्या आता है? संज्ञा आएगा, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम संज्ञा पढ़ेंगे और सर्वनाम पढ़ेंगे और विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण, और क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। इसमें हम 4 पढ़ेंगे। इसमें कितना पढ़ते हैं? इसमें हम 4 पढ़ते हैं। इसमें भी 4 पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? कहा लिखें जी? यहां लिख देते हैं। इसमें 4 के अलावा जो बच रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं? समुच्चय वाधक बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, यही बचेंगे और क्या। लो लिख देते हैं। एक क्रिया विशेषण और एक समुच्चय बोधक और एक विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक सॉरी, और एक संबंध बोधक हुआ कि नहीं? संबंध बोधक, संबंध बोधक, ये इतना हम देख लिए हैं, ठीक। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे संज्ञा की। हाँ, क्या संज्ञा? हाँ, व्यक्तिवाचक पाए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? आप हम पहुंचे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? जैसे गाय, जैसे अमन, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, और किसी पुस्तक का नाम ले लो विशेष, रामायण, महाभारत, और किसी नदी का नाम ले लो यमुना नदी, गंगा नदी। कुछ विशेष है कि नहीं? ये विशेष हो रहा है, ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम, ये सब आएगा। स्थान के हो गया, मान लो, समझ लो इतना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएंगे? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये आ जाए और विशेष हो, समझ लो कौन सा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यदि इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? वाक्य में प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे रामायण, गीता,
रामायण, गीता, पवित्र ग्रंथ है। अब इसमें पूछेगा आपसे, ऐसे देगा, ऐसे सेंटेंस दे देगा और बताएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप क्या करोगे, यही खोज लोगे। ये रामायण और गीता क्या है, पवित्र ग्रंथ है। या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रिय नेता थे, ऐसे भी कह सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिय नेता थे। इसमें पूछेगा दिए गए वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो आप तुरंत क्या करोगे, तुरंत क्लिक करो। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई एक विशेष व्यक्ति है, ऐसा तो है नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी दूसरे व्यक्ति का नाम रख दिए तो वही हो गए। नाम मैच करने से व्यक्ति मैच नहीं कर जाएगा, व्यक्ति तो अलग होगा वो ना। तो ऐसे ही वाक्य में देगा, आपको बताना है। तो हम समझ चुके हैं कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे किसके ऊपर, इसके अगला पार्ट। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा में क्या देखेंगे, इसमें पूरे समुदाय का बोध किया जाएगा। किसका बोध किया जाएगा, पूरे जाति समुदाय का। जो भी जाति होगी उसके पूरे जाति का बोध होगा। जैसे गाय की पूरी जाति ही है, ऐसा नहीं कि हरियाणवी गाय, सिंधी गाय, ये सब किसी नाम होगा तब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। यदि सिर्फ गाय कहेंगे तब वो जातिवाचक में जाएगा। ठीक, इसमें पूरे जाति समुदाय का ही बोध किया जाएगा। यदि परिभाषा हम बनाएंगे, परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों या फिर व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि कह दिया जाए पर्वत कह दिया जाए तो पर्वत में सिर्फ पर्वत नाम लेने से पूरे पर्वत समुदाय का बोध हो रहा है। चाहे उसमें हिमालय पर्वत आ जाए, चाहे अरावली आ जाए, इसमें तो है नहीं, अगर नाम ले लेंगे तो व्यक्ति में चला जाएगा। किसी पर्वत का नाम नहीं लेना है, सिर्फ पर्वत शब्द जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, चाहे उसमें जो भी पर्वत हो, अगर नाम लेंगे तो व्यक्ति होगा, नाम नहीं लेंगे सिर्फ पर्वत कहेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा। और यदि कहा जाए जैसे नदी ले लिए, यानी कि इसमें पर्वत ले लो, गाय हो गया और नदी ले लो, ये सब के सब किसका बोध करा रहे हैं, किसी जाति समुदाय का बोध करा रहे हैं। तो परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, परिभाषा कैसे बनाएंगे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे, जिन लिख दे नहीं तो क्या, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति समुदाय बोध हो। ठीक, किसी जाति समुदाय का नहीं लगा जी, समुदाय का बोध हो। हाँ ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति समुदाय का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, गाय, नदी और कुछ ले लो, जैसे पूरी जाति का बोध हो उसे। भैंस, घोड़ा, अब किसी विशेष घोड़े का नाम मत ले लेना, ठीक है। हाँ, अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गाय है इसमें, हाँ चलो यहां से लेते हैं, गाय
घास खाती है, गाय घास खाती है। अब इसमें कहेगा दिए गए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, खाती या फिर घास, क्या होगा? तो इसमें होगा गाय, और घास भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में बस एक ही जातिवाचक संज्ञा आ जाए। घास, घास तो सिर्फ घास कह दिया जाए, उसमें बहुत से घास आएंगे, जैसे तिनपतिया, नीलकंठ, हिरणखुरी, घोड़ा रोशन, ये सब घास की अनेक प्रजातियां हैं। तो हम उसका नाम नहीं लिए, सिर्फ घास शब्द कहे हैं। घास जो होगा जातिवाचक संज्ञा, गाय क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पूछेगा आपसे। यदि दूसरे सेंटेंस की बात की जाए तो लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही है। पूछेगा दिए गए वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें लड़कियां किसी लड़की विशेष का नाम नहीं लिया है। और नाच जो है ये भी अगर कहोगे तो संज्ञा में ले लिया जाएगा। नाच कई प्रकार के होते हैं। एक कथक नृत्य हो गया जो कि अपने यहां का फेमस है, उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम हो गया, वो भी तो नृत्य ही है, नाच ही तो है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। यदि हम वाक्य में पूछेंगे तो अलग उसका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं? जैसे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा कर्म में, तो यहां सिर्फ जातिवाचक संज्ञा ढूंढ रहे हैं। और अब हम चलेंगे इसके अगले पार्ट पर। कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, समुदाय या समूह, क्या था इसके पहले संज्ञा कौन था जी? हाँ, इसके बाद उसके ऊपर। चलो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखेंगे आप। भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? इसमें भावनाओं का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा? भावनाओं का। भाववाचक संज्ञा वही होगा जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? जिसको हम सिर्फ क्या करेंगे, महसूस कर सकते हैं ना। इसमें अगर जैसे परिभाषा बनाया जाए तो कैसे बनेगा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष भाव दशा लिखी दे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण दोष दशा और अवस्था, गुण दोष दशा अवस्था या फिर स्वभाव, दशा हो गया, अवस्था, स्वभाव आदि क्या बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक कहेंगे। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण दोष दशा या फिर स्वभाव उसका कैसा है, यही देखना है भाववाचक संज्ञा में। ठीक, अब जैसे अगर कहा जाए क्या, जैसे मिठास, लो, सुख दुख, मिठास पीड़ा या फिर दर्द शब्द दे दे। पीड़ा दर्द एक ही चीज है कि नहीं? मतलब कि भाववाचक संज्ञा में कुछ ऐसे आएंगे शब्द जिनको हम
स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सुख को सिर्फ हम अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुख भी क्या हम किसी को दिखा सकते हैं, छू सकते हैं? कुछ दुख ऐसे होंगे सिर्फ महसूस कर सकते हो बस। मिठास, क्या हम कहेंगे आहा हमको 1 किलो मिठास आया है? ऐसा तो कह नहीं सकते। आहा हमको 2 किलो दुख आ गया है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। ना उसको हम टच कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं बस। सीधी सीधी बात अगर देखा जाए तो ना। और यदि हम इसका वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में कैसे पूछेगा पेपर में, ऐसे कहेंगे ना। लो ले लो एक एग्जांपल, आम। आम में हाँ आम बहुत, ऐसे नहीं बनेगा, ये तो जाति बन जाएगा। आम में बहुत, बहुत मिठास है। मिठास, ये देखो भाववाचक आया कि नहीं, मिठास। हमको बहुत तेज दर्द है, दर्द आया कि नहीं? और हम बहुत सुखी है, अरे सुखी। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पूछेगा दिए गए वाक्यों में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, आपको ऐसे ही निकालना है। वो तो और भी पूछ सकता है, पूछेगा दिए गए वाक्य में भाववाचक संज्ञा, लिंग, संज्ञा, वचन बताइए। एक ही वाक्य में बहुत कुछ पूछ लेगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ संज्ञा की बात कर रहे हैं, संज्ञा ही देखेंगे, ठीक, उसमें भी भाववाचक। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब इसमें निकलेगा ज्यादा। तो अब हम चलेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट, अगली संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है इसके बाद की, समुदायवाचक। हाँ, कोई भी ले लो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया और जातिवाचक हो गया, 3 हो गया। अगली संज्ञा पे चलते हैं। समुदायवाचक समूह पे आ जाओ। समुदायवाचक या फिर समूहवाचक, अगला क्या है, लिखो पहले इसको। समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा, ठीक, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भीड़ यानी समुदाय या समूह, इसका बोध किया जाएगा। किसका बोध किया जाएगा, भीड़ भाड़ का। जैसे ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे कि नहीं। ऐसे शब्द जिसको हम समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे कह दे गुच्छा, गुच्छा शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जिसे हम समुदाय या फिर समूह के रूप में प्रयोग करें,
प्रयोग करें। तो क्या करेंगे प्रयोग में? जैसे हो गया क्या? झुंड, जैसे झुंड, गुच्छा, गुच्छा, भीड़, भीड़, आर्मी, सेना, सेना, पुलिस, ये सब भीड़ है कि नहीं? कहते हैं ना चाबी का गुच्छा, वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, चाबी का गुच्छा है कि नहीं? चाहे चाबी का गुच्छा हो, चाहे अंगूर का गुच्छा हो, क्या आएगा इसमें? झुंड आ रही है, भीड़ भाड़। जैसे कह दिया जाए कल जुलूस निकलने वाला है, कल जुलूस, जुलूस शब्द नहीं आया, जुलूस, जुलूस। अगर ये शब्द अगर दिख गया वाक्य के अंदर तो समझ लियो कि समुदायवाचक संज्ञा की उत्पत्ति हो गई। जैसे और जैसे अगर कहा जाए राजा दरबार में सजा सुनाएंगे, राजा दरबार में, तो दरबार, दरबार का मतलब ही है कि वहां भीड़ भाड़ होगा जरूर। दरबार, दरबार शब्द यदि आ जाए राजा दरबार में, मतलब ऐसे शब्द हमें को ढूंढना है कि जिससे बहुत भीड़ भाड़ की जानकारी मिल सके। और तो उसे हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। और यदि वाक्य में प्रयोग करें तो कर लो, उस दुकान पर भीड़ लगी है, झुंड बनाकर चलो, ऐसे कर सकते हो ना? हाँ। 2 दिन से कष्ट ही कष्ट है। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब हम चलेंगे अगली संज्ञा के ऊपर। ठीक, अगली संज्ञा के ऊपर क्या? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें हम किसको देखेंगे? ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी पेय पदार्थ की जानकारी मिले, पेय पदार्थ की, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ, पेय पदार्थ या फिर क्या कहेंगे? किताबी भाषा में बताओ। किताबी लैंग्वेज में ऐसे ही जिन पदार्थों से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हो, बनती है कि नहीं? जिन पदार्थों से तरह तरह की चीजें बनाई जाती है उन्हें धातु, उन्हें धातुवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। द्रव्य का मतलब ही होता है कि जैसे धातु, धातु आता है कि नहीं? हाँ, कह सकते हैं। धातु में क्या आएगा? जैसे सोना, चांदी और हीरा आएगा, आएगा कि नहीं? हीरा, सोना, चांदी और बताओ लोहा, हीरा, मोती, ये भी तो धातुएं ही है। ये सब के सब क्या आएंगी? पदार्थ यानी द्रव, द्रव नहीं पदार्थ में आएंगी, आएंगी कि नहीं? हाँ, इन द्रव्यों या पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द ही तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी हो गया, चीनी हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, तेल हो गया, है कि नहीं? तेल हो गया। और बताओ। इसमें क्या आएगा? लिख लो थोड़ा सा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य, द्रव्य या धातु, धातु का बोध हो, धातु
धातु या पदार्थ, पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कह दिया जाए लकड़ी, लकड़ी क्या है? कोई पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है। घी क्या है? द्रव्य है कि नहीं? तेल द्रव है कि नहीं? हाँ। धातु में सोना ले लो, चांदी ले लो, पीतल ले लो, जस्ता ले लो, ये सब आए कि नहीं? हाँ, ये सब के सब किसमें आएंगे? मतलब कि हमको ध्यान देना है द्रव, धातु, पदार्थ, उसमें ऐसी ऐसी संज्ञा शब्द आना चाहिए जिनसे हमको किसकी जानकारी मिले? या तो द्रव होने की जानकारी मिले, या फिर धातु होने की जानकारी मिले, या फिर पदार्थ होने की जानकारी मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक। समझ में आया ना? और कोई संज्ञा बचा है? कितना भेद हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, कोई बचा तो नहीं है? भाववाचक। चलो ठीक है। लगभग हमें लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये क्लास भी समझ में आया होगा। तो यदि किसी को डाउट हो तो पूछ लियो, नहीं तो हम फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक। ये संज्ञा बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, जय हिंद, जय भारत।